हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13 to 16 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं 13th प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। ठीक है, 13th प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, सो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और यहाँ पे गिवन है कि एक लाइन जो है वो पॉइंट 2 से पास हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, जो कि पॉइंट 2, 2 से पास हो रहा है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। मतलब कि यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट्स देखने हैं। तो ये इंटरसेप्ट को अगर हम कहें 0, b, मतलब कि यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है वो है b, और अगर x इंटरसेप्ट है a, तो ये पॉइंट क्या होगा, a, 0। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे b, इस पॉइंट को हम नाम देंगे a, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे p। ठीक है, सो हमको यहाँ पे लिखना है जो गिवन है पहले। तो लेट L बी अ लाइन पासिंग थ्रू टू, ठीक है, एंड मेकिंग intercepts A and B on the x and y axis respectively। ठीक है, तो ऐसे हमको ये लिखना है। तो क्योंकि यहाँ पे a जो है वो x इंटरसेप्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट है a, 0, और क्योंकि b y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 0, b। ठीक है, सो हम सिर्फ डायग्राम को देखेंगे पॉइंट्स के लिए। ठीक है, और ये आपको लिखना ही है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं, ए, पी और बी। सो हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन एल फाइंड करना है। तो ये है लाइन एल। ठीक है, ओके। सो हम पहले क्या करेंगे, ये बी और ए फाइंड करेंगे। ठीक है, बी और ए हम फाइंड करेंगे। तो बी और ए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, और तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो सिंस ए, पी and B are on the same line L, therefore AP and B are collinear। ठीक है, क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, इसीलिए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो therefore by collinearity of 3 points, ये कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया है स्टार्टिंग में चैप्टर के, तो उस सब टॉपिक से बाय कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हमको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ किसी भी 2 पॉइंट अगर हम देखें जो कि लाइन बनाते हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम ए और पी लेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन ए पी विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ
लाइन पी बी, ठीक है, कौन से भी आप पेयर ले सकते हो यहाँ पे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स लिखने के लिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन पी बी। ओके, तो मैंने फर्स्ट पेयर लिया है ए और पी, ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन ए पी मैं देख रहा हूं यहाँ पे, और फिर दूसरे दो पॉइंट्स तो पी और बी, ठीक है, और उसका लाइन जो है उसका स्लोप मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और बाय कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स दोनों स्लोप इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ लाइन ए पी क्या होगा, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको लिखे x2 कॉमा y2, ठीक है, और इसको हम लिखे x1 कॉमा y1, ओके, तो हमको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ ए पी is y2 minus y1, so that is 2 minus 0 and divided by x2 minus x1 which is 2 minus a, and so this will be equal to, अब slope of line pb कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इरेज करेंगे और इसको हम लिखेंगे अब x1 y1, ठीक है, क्योंकि हम दूसरे दो पॉइंट्स देख रहे हैं, तो स्लोप लिखने के लिए हमें x1 y1 और x2 y2 चाहिए, तो ये मैंने लिखा है। तो अब स्लोप ऑफ लाइन पी बी क्या होगा, तो y2 माइनस y1 विच इज 2 माइनस b and divided by x2 minus x1, so that is 2 minus 0, okay, so this implies 2 divided by 2 minus a which is equal to 2 minus b divided by 2, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो दिस implies, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको मिल जाएगा 2 multiplied by 2 is equal to 2 minus a multiplied by 2 minus b, ठीक है, तो ऐसे हमको मिलेगा। सो दिस implies 4 is equal to 2 minus a multiplied by 2 minus b, so this implies 4 is equal to 2 minus a multiplied by 2 minus b। सो यहाँ पर मैंने कंडीशन नहीं लिखा है, सिर्फ कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट हुज सम इज 9 वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये मुझे लिखना होगा यहाँ पर हुज सम इज 9, ओके, सो दैट इज, तो अगर यहाँ पे मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली हुज सम इज 9 का मतलब क्या है, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स अगर हम देखें a प्लस बी तो वो होगा इक्वल टू 9, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन था यहाँ पे, और उसको हम कहेंगे 1, ओके, सो इसको हम नहीं कहेंगे 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 9 है, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस ए होगा, ठीक है, तो इसको अब हम कहेंगे 1, ओके, सो b इज इक्वल टू 9 माइनस ए। तो फ्रॉम 1 अगर हम इस इक्वेशन 1 को देखें तो हम b सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 9 माइनस ए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 9 माइनस ए, ओके, so this implies 4 is equal to 2 minus a multiplied by 2 minus 9 plus a, okay, so this implies 4 is equal to 2 minus a multiplied by 2 minus 9 होगा minus 7 और plus a, ठीक है, तो ये अब बन जाएगा 4 is equal to, तो इस दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हमको क्या मिलेगा -14 फिर +2a +7a और -a²
Okay, so this implies 4 is equal to minus 14, plus 2 plus 7 is plus 9a, or minus a square. So this implies a square minus 9a plus 4 प्लस 14। तो सारे जो टर्म्स है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लाए हैं, तो इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, अब हमें ये सिर्फ फैक्टराइज करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। ओके, ये तो इजी है, ये आप 10th स्टैंडर्ड में करते हो। तो अब दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हम a कॉमन ले सकते हैं, तो a अगर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस 6, और माइनस इन दो टर्म से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज a माइनस 6 अगर हमने कॉमन लिया तो a माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, so this implies a minus 6 is equal to 0 or a minus 3 is equal to 0. So this implies a is equal to 6 or a is equal to 3। ठीक है, तो ये सिंपल फैक्टराइजेशन था और उससे हमें वैल्यूज ऑफ a मिले हैं यहाँ पे। तो अब वैल्यूज ऑफ a तो हमें मिले हैं, अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये पॉइंट कैपिटल ए। ठीक है, तो केस 1 मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज ऑफ a है, तो केस 1 व्हेन a इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर पॉइंट कैपिटल A इज नथिंग बट a कॉमा 0 विच इज नथिंग बट 6 कॉमा 0। ठीक है, और अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे लाइन L को, तो लाइन L जो है वो पॉइंट P और A से पास हो रहा है। ओके, सो सिंस, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर लाइन L passes through A which is 6 comma 0 and P which is 2 comma 2। ठीक है, तो therefore line L passes through point A 6 comma 0 and P 2 comma 2। so therefore equation of line L by 2 point form। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर अब हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, मतलब कि दो पॉइंट्स हमें मिले हैं जिससे लाइन L पास हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L बाय 2 पॉइंट फॉर्म इज, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर हमें x1 और y1 पहले लिखना है, तो ये है x1 और y1 और ये होगा x2 y2। ठीक है, तो बस सब्स्टिट्यूट हम करेंगे अब, तो दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 विच इज 0। ओके, so y minus 0 which is equal to bracket y2 which is 2 minus y1 which is 0, तो 2 minus 0, फिर डिवाइडेड बाय x2 minus x1। ठीक है, x2 minus x1 है, तो x2 है 2 और x1 है 6, तो 2 minus 6, और फिर x minus x1, so x1 is 6। okay, so this implies y is equal to 2 divided by
2 माइनस सिक्स विच इज -4 और फिर x -6 ऐसे मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2, क्योंकि 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 1 डिवाइडेड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई x -6। सो दिस इम्प्लाइज, अब हम ये जो -2 है वो यहाँ पर ला सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, -2y इज इक्वल टू x -6। So this implies अगर हम ये जो -2y है वो राइट हैंड साइड में लाए तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू x प्लस 2y -6। So this implies x plus 2y -6 is equal to 0। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L फ्रॉम केस 1। ओके, केस 1 हमने लिया था और हमें एक इक्वेशन मिला है, तो वो एक आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम का। अब हम दूसरा केस देखेंगे, a इज इक्वल टू 3। ओके, सो केस 2 व्हेन a इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे हमको पॉइंट a फिर से फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट a फाइंड करेंगे, देयरफॉर पॉइंट a इज नथिंग बट a, 0। सो दिस corresponds to a is 3, so 3, 0। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर लाइन L passes through a which is 3, 0, okay, and p which is what, 2, 2। ठीक है, तो 2, 2 पॉइंट है, तो वो ओरिजिनल पॉइंट था, मतलब कि गिवन पॉइंट था, और a हमको अब मिला है केस 2 से। तो लाइन L passes through these 2 points a and p, therefore equation of line L by 2 पॉइंट फॉर्म, फिर से हमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है क्योंकि 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, so by 2 point form we have y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 multiplied by x minus x1। ओके, सो यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ओके, सो अब हम प्रोसीड करेंगे सब्स्टिट्यूशन करके। तो y माइनस y1 विच इज 0, तो दिस इज इक्वल टू y2 विच इज 2 माइनस y1 विच इज 0। ओके, फिर डिवाइडेड बाय x2 विच इज 2 माइनस x1 विच इज 3, and so x minus x1 will be x minus, okay, multiplied by x minus x1 which is 3। so यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y is equal to 2 माइनस 0 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 मतलब -1। ओके, सो 2 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय x -3। ठीक है, सो अब हमें सिर्फ ये जो -1 है वो यहाँ लाना है, तो हमको क्या मिलेगा, -y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x -3। ओके, so this implies -y is equal to 2x -6, and so this implies 0 is equal to 2x plus y -6। ठीक है, so this implies 2x plus y -6 is equal to 0। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन हमें मिला है फॉर केस 2 a इज इक्वल टू 3। तो आप ध्यान से देख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y -6 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस y -6। तो देयरफॉर x प्लस 2y -6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y -6 इक्वल टू 0 आर the required
इक्वेशन ऑफ लाइन एल, मतलब यहाँ पे लाइन एल दो इक्वेशन, मतलब कि इस लाइन एल के दो इक्वेशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन जो है वो डिफरेंट दो लाइंस के हैं, ओके। पर इन जनरल वी राइट इट लाइन एल। तो आपको समझना है कि ये फर्स्ट जो इक्वेशन है वो एक लाइन का है और दूसरा इक्वेशन है वो एक दूसरे लाइन का है, ठीक है। पर जो प्रॉब्लम में कंडीशंस गिवन थे उसमें से हमें ये दो इक्वेशंस मिले हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन एल है वो उसका इक्वेशन ये भी हो सकता है या फिर ये दूसरा इक्वेशन भी हो सकता है, ठीक है। पर आपको ध्यान देना, मतलब कि ध्यान से समझना होगा कि ये दो डिफरेंट लाइंस है, ठीक है। ओके, तो 13th प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे 14th प्रॉब्लम। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis, ठीक है। Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स है प्रॉब्लम नंबर 14 के, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो कंडीशन है वो हम पहले लिखेंगे। तो पहला पार्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा, लेट L1 बी अ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2, okay, making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. 0,2 making an angle 2 pi by 3 with the पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें डायग्राम मिलेगा वो हम ड्रॉ करेंगे। तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, फिर ये तो ओरिजिन है, ठीक है, एक्स और वाई, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, ओके, ठीक से लिखेंगे यहाँ पे। तो लेट L1 बी अ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट है 0,2, तो लाइन L1 जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से 0,2। पर हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन किस तरफ इंक्लाइन है, मतलब कि लेफ्ट साइड में इंक्लाइन है या राइट साइड में इंक्लाइन है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है कि एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको 2 पाई बाई 3 फाइंड करना है। तो 2 पाई बाई 3 एंगल हमें डिग्री में अगर हम फाइंड करें तो आसानी होगी जानने में कि ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 जार 3, 3 60 जार 180, सो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, तो 120 डिग्रीज, ठीक है। तो लाइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। सो यहाँ पे हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो विच इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ओके। तो ये एंगल जो है वो 2 पाई बाई 3 है, मतलब कि 120 डिग्रीज, ओके, 120 डिग्रीज है। और 120 डिग्रीज ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऐसा हमें एक लाइन मिलेगा L, ओके। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ L1 L1
ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड करने के लिए हमारे पास तो एक पॉइंट है, पर यहाँ पे स्लोप हमें चाहिए, या फिर एक और पॉइंट। पर क्या हम एक और पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन है, तो उससे हम इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं लाइन का, ओके, या फिर स्लोप फाइंड कर सकते हैं लाइन का, ठीक है। क्योंकि एंगल मतलब इंक्लिनेशन गिवन है, तो देयरफॉर, या फिर हम लिख सकते हैं हियर इंक्लिनेशन ऑफ L1, जिसको हम लिख सकते हैं θ1, ठीक है। θ1 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ओके। सो इंक्लिनेशन θ1 is 120 degrees, so therefore slope of line L1 क्या होगा? तो ये आपने स्टडी किया है, स्लोप ऑफ अ लाइन गिवन एन इंक्लिनेशन, वो क्या होता है? tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन, मतलब कि tan ऑफ θ1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ θ1, तो 120 डिग्री है, ओके। तो दिस इज इक्वल टू tan, अब 120 को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्रीज, ओके। क्योंकि tan ऑफ 120 डिग्री तो डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते टेबल में, हमको ये वैल्यू नहीं दिखता है आसानी से, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ 0 to 90 डिग्रीज के ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज़्यादातर जानते हैं, ठीक है। तो tan ऑफ 120 डिग्री है, तो tan ऑफ 120 को हमने लिखा है 180 माइनस 60 डिग्रीज। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑल सिल्वर टी कप, तो मतलब कि अगर हम 180 माइनस 60 डिग्री को देखें, मतलब कि 120 डिग्री को, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ओके। 120 डिग्रीज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो उसको हमने क्या लिखा है? 180 माइनस 60। क्यों लिखा है? तो ये ऑल सिल्वर टी कप यूज करने के लिए लिखा है। तो ये तो 180 डिग्री है, ओके। तो यहाँ पर जो रेशियो है एक्स एक्सिस पर, वो सेम रहते हैं, ये आपको पता है ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे वाई एक्सिस से हम किसी भी क्वाड्रेंट में अगर हम जाए, तो रेशियो जो है वो ऑपोजिट होता है, ओके। और एक्स एक्सिस पर रेशियो सेम रहता है। तो 180 माइनस 60 मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और 180 डिग्री से जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो रेशियो है वो सेम रहेगा, ओके। तो 10 ही रहेगा यहाँ पर हमको अब साइन देखना है, ठीक है। साइन हमें अब फाइंड करना है 10 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर है, मतलब कि एस, मतलब कि साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। और बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव है, तो यहाँ पे 10 जो है, ये 10 वो नेगेटिव होगा यहाँ पे, ओके। और फिर एंगल क्या होगा? तो 60 डिग्रीज, ओके। ये आपको पता है, सिर्फ मैं आपको अगर मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने रिवाइज नहीं किया है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो माइनस 1060 डिग्री, तो माइनस 1060 क्या होगा? तो 1060 है √3, ओके। तो स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज माइनस √3, ओके। इस स्लोप L1 को हम लिखेंगे M1, ठीक है, M1 लिखेंगे। सो हमको अब स्लोप मिल गया है ऑफ लाइन L1, और एक और मतलब कि एक पॉइंट भी है हमारे पास, तो देयरफॉर लाइन L1 इज पासिंग थ्रू 0,2 and has slope M1 इक्वल टू माइनस √3, ओके। तो हम अब इक्वेशन ऑफ लाइन L1 फाइंड कर सकते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन
of line L1 by स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्लोप और एक पॉइंट गिवन है। स्लोप पॉइंट फॉर्म इज, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको पता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, या फिर हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन। जनरल फॉर्मूला में y नॉट है, पर मैं यहाँ पर लिखूंगा y1, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x नॉट है जनरल इक्वेशन में, पर मैं यहाँ पर लिखूंगा x1। ओके, सो व्हाट इज x1 y1, तो दिस इज x1 y1। ओके, एंड स्लोप m1 इज माइनस रूट थ्री। सो अब हम यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड करेंगे इक्वेशन। सो देयरफॉर, या फिर दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 is here x1 y1, so y1 is 2, this is equal to m1, that is minus root 3, okay, and x minus x1 which is 0, so this implies y minus 2 is equal to minus root 3x। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज ये जो माइनस रूट 3x है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, तो हमको मिलेगा रूट 3x प्लस वाई, ठीक है, और माइनस 2 है इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ओके, मतलब कि इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट रीड करेंगे फिर से प्रॉब्लम का। तो ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब कि पैरेलल टू लाइन L1, ठीक है, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ओके, तो पहले हम ये कंडीशन लिखेंगे। तो सेकेंड पार्ट, दिस इज of the same problem, which is problem 14. Second part is let L2 be a line, okay, parallel to line L1, okay, and crossing the y-axis, crossing the y-axis below at a distance of 2 units। ओके, सो y एक्सिस को क्रॉस कर रही है एक लाइन जो कि इस लाइन L1 से पैरेलल है। ओके, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड इट इज क्रॉसिंग द y एक्सिस बिलो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने ये लाइन बहुत ही क्लोज ड्रॉ की है y एक्सिस के, ऐसा नहीं होगा। तो एट सिमिलर डिस्टेंस एज लाइन L1 विच इज अबाउ द y एक्सिस। ओके, सो देखो y एक्सिस से क्रॉस कर रही है बिलो द ओरिजिन। ओके, बिलो द ओरिजिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या होगा, तो 0, -2 होगा। ओके, तो ऐसा एक लाइन है, तो L2। ओके, सो बस ये हमको ड्रॉ करना है। अब हम कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे L2 इज अ लाइन पैरेलल टू द लाइन L1। ठीक है, तो L2 जो है वो L1 से पैरेलल है, तो सिंस L2 is parallel to L1, therefore slope of L2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप ऑफ L1, ये आपको पता है। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1, और स्लोप ऑफ L1 क्या है, तो स्लोप ऑफ L1 है -√3। ओके, सो -√3। नाउ दिस इम्प्लाइज,
ओके, इस स्लोप L2 को हम कहेंगे M2, ओके, M2 कहेंगे, तो M2 इज इक्वल टू -√3, ओके। सो देयरफॉर line L2 passes through which point? 0, -2, ओके, 0, -2। तो ये मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर, दैट इज लाइन L1 is passing through point 0, -2, ठीक है। अब ये तो जो मैंने लिखा है वो अब आपको समझ में आया होगा। तो लाइन L2 passes through 0, -2 and has slope M2 is equal to -√3, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन L2 फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 बाय विच फॉर्म? तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म is the y minus y2 is equal to M2 x minus x2, ठीक है। तो what is x2 y2? So this is x2 y2, so this implies y minus y2 which is -2, so y minus of -2 which is equal to -√3, ठीक है, और multiplied by x minus x2 which is 0, so this implies y plus 2 is equal to -√3x, ठीक है। और फिर हमको अब मिल जाएगा √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। सो ये होगा हमारा सेकेंड पार्ट का इक्वेशन ऑफ लाइन L2, ओके। सो दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए, ओके। सो प्रॉब्लम 14 सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम 15 की ओर, और प्रॉब्लम 15 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन meets it at the point -2, 9, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो ये बहुत ही मतलब कि उल्टा सा एक स्टेटमेंट है, आपको ध्यान से रीड करना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके। सो अगर हम पहले स्टेटमेंट लिखे तो हमको या आपको ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट L बी अ लाइन, ठीक है, लेट L बी अ लाइन, क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको एक लाइन को नाम देना है, ठीक है, जो कि गिवन लाइन है। तो वो लाइन कहाँ पर है? वर्ड के फॉर्म में यहाँ पर है, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, तो इस अ लाइन को हमने नाम दिया है L, ओके। नाउ अब मतलब कि और क्या हो रहा है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर आ रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, और वो कहाँ जा रहा है? लाइन L को, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स, मतलब कि जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को कहाँ पर मीट हो रहा है? तो इस पॉइंट पर -2, 9 पर, ठीक है। तो ये गिवन है, ओके। सो लेट L बी अ लाइन सच दैट, ऐसे हम लिखेंगे, सच दैट अ परपेंडिकुलर
फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द लाइन, ठीक है। अब लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा लाइन, तो लाइन एल, ठीक है, एट द पॉइंट -2,9। ओके, तो ये गिवन है, हमको किस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो इस लाइन एल का इक्वेशन में फाइंड करना है। ओके, सो हमको ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमको और अच्छे से पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो y एक्सिस और x एक्सिस, ओके, और y एक्सिस। अब यहाँ पर एक लाइन है L जो कि .2,9 से, या फिर एक लाइन है L, ओके, और उसके पहले लाइन L ड्रॉ करने से पहले हम ये जो पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे, तो -2,9 यहाँ पर होगा। ओके, समझो -2,9, तो एक परपेंडिकुलर है पहले, ओके, हाँ, पर उससे पहले हमको लाइन एल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लाइन एल जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखो, लेट एल बी अ लाइन सच दैट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द लाइन एट द पॉइंट -2,9, ठीक है। अब अगर एक परपेंडिकुलर जो है वो लाइन एल से इस पॉइंट पर मीट हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि जो पॉइंट है -2,9 वो लाइन एल पर ही होगा। ओके, ओके, तो यहाँ पर अब हमें दो पॉइंट्स एक्चुअली में मिले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये ए, हम उसको कहेंगे -2,9, ओके, और दूसरा पॉइंट है ये ओरिजिन विच इज 0,0, ठीक है। तो ऐसा एक डायग्राम होगा, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमको ये एंगल ऐसे 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ करना है। ओके, सो इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ओके, तो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए है जो कि लाइन एल के ऊपर है, पर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन एल फाइंड करने के लिए स्लोप चाहिए या फिर एक और पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड लाइन जो है परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एल। ओके, सो सिंस ओ ए जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। तो देयर फॉर स्लोप ऑफ ओ ए मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा, तो ओ स्लोप ऑफ ओ ए फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे x2 y2 x1 y1 लिखना होगा। तो ये है x1 y1 और ये होगा x2 y2, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो स्लोप ऑफ ओ ए होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, फिर मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन एल दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज अब y2 इज 0 माइनस y1 इज 9, फिर डिवाइडेड बाय x2 इज 0 माइनस x1 इज -2, so this is the slope multiplied by slope of line L which is equal to -1, ठीक है। so this implies
-9 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस +2 और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ line L is equal to -1. Okay, so this implies slope of line L is equal to -1 multiplied by 2 divided by -9. ठीक है, so this implies slope of line L जिसको हम कहेंगे m is equal to what, यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 2/9. ठीक है, तो ये स्लोप हमें मिला है यहाँ पर. ठीक है, तो स्लोप m is equal to 2/9. अब therefore line L passes through -2,9. ठीक है, जो कि पॉइंट गिवन था, एंड हैज स्लोप m इक्वल टू 2/9. ओके, यहाँ पर सो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन L बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. ठीक है, इज सो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट, जहां पर x नॉट और y नॉट ये है. ओके, और m आपको गिवन है, मतलब कि m हमने फाइंड किया है 2/9. तो हमको क्या मिलेगा, y माइनस वाई नॉट इज 9 विच इज इक्वल टू m विच इज 2/9 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x naught which is -2, so x minus of -2. Okay, so this implies y minus 9 is equal to 2/9 divided by x plus 2. Okay, so अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है वो यहाँ पर लाएंगे. so this implies 9 multiplied by y minus 9 is equal to 2 times x plus 2. Okay, so this implies, अब सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 9y minus 81 is equal to 2x plus 4. So this implies minus 2x plus 9y minus 81 minus 4 equal to 0. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो सारे, सॉरी राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो सारे लेफ्ट हैंड साइड में लाए हैं. ओके, सो दिस इम्प्लाइज -2y प्लस 9y. अब -81 माइनस 4 होगा -85, दैट इज इक्वल टू 0. सो अगर हम अब माइनस साइन थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस 9y प्लस 85 is equal to 0. Okay, and this will be the required equation of line L. Okay, so हमने प्रॉब्लम 15 सॉल्व कर दिया है. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 16. तो रीड करेंगे यहाँ पे. ओके, तो लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. ठीक है, मतलब कि जो लेंथ L है of a copper rod is a linear function of, okay, I'll explain you later. रीड करेंगे यहाँ से. इन एन एक्सपेरिमेंट if L is equal to 124.942 when C is equal to 20 and L is equal to 125.134 when C is equal to 110. Express L in terms of C. Okay, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लेंथ L ऑफ अ कॉपर रॉड. ओके, मतलब कि जो लेंथ है कॉपर रॉड की वो क्या है, तो लीनियर फंक्शन है. ठीक है, लीनियर फंक्शन.
ऑफ विच वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल है सेल्सियस टेम्परेचर सी, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो ये x जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y किस पर डिपेंडेंट है, x पर। तो सिमिलरली यहाँ पर जो l होगा, लेंथ ऑफ द रॉड, विल बी द डिपेंडेंट फंक्शन, और किस पर डिपेंड होगा, तो c पर, तो f ऑफ c, ऐसा ऐसा फंक्शन होगा। ओके, और ये जो f ऑफ c है वो लीनियर फंक्शन होगा। ओके, लीनियर फंक्शन मतलब कि जो डिग्री है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि c का जो डिग्री है वो क्या होगा, 1 या फिर उससे कम। ओके, सो 1 या फिर उससे कम ही होगा डिग्री ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल c, ठीक है। ओके, तो ये हमको यहाँ पर लिखना है 16th। ओके, सो गिवन length, which is we can call it as L, okay, is a linear function of the Celsius temperature. Okay, Celsius temperature, which is C notation. Okay, तो लीनियर फंक्शन का मतलब फंक्शन कैसा होगा, तो L will be equal to A times C plus B। ओके, ऐसा होगा फंक्शन L। ओके, ऐसा होगा। दिस इज अ लीनियर फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो C का डिग्री है वो है 1। ओके, C की डिग्री 1 है, और A और B यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है। A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो फिर से अगर हम प्रॉब्लम को रीड करें यहाँ पे ध्यान से, द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ, ठीक है, तो लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर C। ओके, मतलब कि L इज इक्वल टू AC प्लस B। ओके, तो यहाँ पर अगर L एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता C वेरिएबल का, तो हमको क्या मिल जाता, L इज इक्वल टू A C स्क्वायर प्लस B कैपिटल C, ओके, प्लस स्मॉल c या फिर d हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन होता अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होता, तो L C का, पर यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो टाइप A C प्लस B है। ओके, अब यहाँ पे जो एक और चीज गिवन है वो हम यहाँ पे लाएंगे। तो एक और चीज क्या गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब सेकेंड पार्ट शुरू होता है प्रॉब्लम का। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इज इक्वल टू 124.942 व्हेन C इज इक्वल टू 20, मतलब कि जब टेम्परेचर 20 डिग्रीज है तब जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो क्या है, 124.942 सेंटीमीटर्स। ओके, और जब डिग्री जो है, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो 110 है, तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगा, वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपांड हो जाएगा। रॉड कॉपर रॉड है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रॉड जो है वो एक्सपांड हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा उसका, ऐसा गिवन है 125.134। ओके, तो ये हमें यहाँ पर लिखना है। सो व्हेन C इज इक्वल टू 20, L क्या होता है, तो 124
124.942. ओके, सो देयरफॉर इस इक्वेशन को अगर हम कहें 1, तो फ्रॉम 1 वी गेट L which is 124.942 equal to A multiplied by C which is 20 plus B. Okay, so this implies 124.942 is equal to 20A plus B. ठीक है, now this implies 20A plus B is equal to 124.942 और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2. तो in similarly we can find the second part of the second part when C is equal to 110. Okay, what is L? L is 125 point something, let us see. So 125.134 है, ठीक है. तो therefore from 1 फिर से we get 125.134 is equal to A मल्टीप्लाइड बाय C है 110 यहाँ पे, प्लस B क्या है, तो B बस B ही है यहाँ पे. तो इक्वेशन 2 इसको हम कहेंगे, सॉरी इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 2 पहले से हमने लिखा है यहाँ पर. ओके, ठीक है, तो इसको हम नहीं कहेंगे इक्वेशन 3, ऑर्डर में लिखेंगे ठीक से. तो 110A प्लस B इज इक्वल टू 125.134. ठीक है, ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है. ओके, तो सॉल्विंग 2 and 3. ओके, सॉल्विंग 2 and 3 कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मेथड. तो 20A प्लस B इज इक्वल टू 124.942 और 110A प्लस B इज इक्वल टू 125.134. ठीक है, तो यहाँ पे हमको साइंस चेंज करना है, माइनस माइनस और माइनस. अब 20 माइनस 110 क्या हो जाएगा, तो माइनस 90 और A भी है तो माइनस 90A और ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएंगे. ठीक है, अब 124.942 माइनस 125.134. तो इसको ओके, सो मैंने उल्टा लिखा है, 125.134 माइनस 124.942. ठीक है, तो इसको माइनस करना है. 4 माइनस 2 इज 2 और फिर 1 बोरो करेंगे यहाँ से और यहाँ से भी, ये 4 हो जाएगा, ये 0 तो 10. तो 4 माइनस 2 इज 2, 13 माइनस 4 इज 9 और 10 माइनस 9 विच इज 1 और 0.4 माइनस 4 इज 0, 0 और 0. ठीक है, तो माइनस 0.192 ये होगा आंसर. तो दिस इम्प्लाइज A will be minus 0.192 divided by minus 90. So this implies A is equal to 0.192 divided by 90. ओके, तो A की वैल्यू हमें मिल गई है और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 4. अब इक्वेशन 4 को हमको इक्वेशन 2 या 3 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग, ओके, इक्वेशन 4 कहने की बजाय मैं यहाँ पर लिखूंगा A इक्वल टू. ठीक है, तो ये ठीक होगा लिखने के लिए. 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इन इक्वेशन 2.
तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 यहाँ पर है 20a प्लस बी इज इक्वल टू 124.942. ओके, सो 20 multiplied by a which is 0.192 divided by 90 plus b is equal to 124.942. ठीक है, so this implies b will be equal to 124.942 minus 20 multiplied by 0.92 divided by 90. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 नहीं सॉरी, इक्वेशन 5. ओके, इक्वेशन 5 कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इक्वेशन है और इन शॉर्ट लिखने के लिए आसानी होगा. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 जो कि वैल्यू ऑफ ए है और इक्वेशन 5 इन 1. ठीक है, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. तो हमको क्या मिलेगा, तो L इज इक्वल टू A, सो A की वैल्यू 0.192 डिवाइडेड बाय 90 C. ठीक है, AC प्लस स्मॉल b है, तो स्मॉल b का वैल्यू क्या है, तो ये है 124.942 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.92 divided by 90. Okay, so this implies L is equal to 0.192 divided by 90 C plus 124.942 और माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.192 डिवाइडेड बाय 90. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम कॉमन ले सकते हैं कोई दो वैल्यूज. तो यहाँ पर 90 डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हैं और न्यूमरेटर भी 0.192 और यहाँ पर भी है 0.192. तो 0.192 डिवाइड बाय 90 हम कॉमन ले सकते हैं. तो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 0.192 डिवाइडेड बाय 90. ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म से बचेगा C और माइनस इस टर्म से बचेगा माइनस 20 और प्लस 124.942 यहाँ पर. ओके, सो हमको क्या करना था, हमको लीनियर L जो है लेंथ ऑफ द रॉड लिखना था सेल्सियस के टर्म्स में. ठीक है, सो वी हैड टू राइट L इन टर्म्स ऑफ C, तो हमने वो लिखा है यहाँ पर. ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा. ओके, L is equal to 0.192 divided by 90 multiplied by C minus 20 plus 124.942. Okay, so this is the answer of problem 16. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.